करंट अफेयर ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फॉर JKS 2023। JK SSB के सभी एग्जाम्स में लगेगा क्योंकि इसमें हमने टॉपिक जो लिए हैं वो आपको स्टैटिक को भी कवर करता है और उसके बाद बाकी जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हो ये अच्छा खासा कवरेज आपको देता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था लेक्चर नंबर 6 में, आई थिंक मैंने कुकी ट्राइब तक आपको बताया था। एक कॉन्सेप्ट अगर आपका बनेगा वो आपका बनेगा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है लेकिन एक्चुअली इसको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो आप जनरली दोनों में इन्वायरमेंट पढ़ो ज्योग्राफी पढ़ो, मैक्सिमम सिलेबस ओवरलैप ही होता है दोनों में। तो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अर्बन हीट आइलैंड ऑकर्स व्हेन cities replace natural land cover with dense concentration of pavements, buildings and other surface that absorb and retain heat। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है जब सिटीज जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो भी नेचुरल लैंड कवर होता है, फॉरेस्ट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। किससे रिप्लेस किया जाता है? आप रोड बनाओगे, आप बिल्डिंग्स बनाओगे, आप अर्बनाइजेशन करोगे, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। कवर विथ डेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड अदर सर्फेसेस, या बाकी सरफेस हम क्रिएट करते हैं जिससे हीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप पेमेंट बनाओ, हीट एब्जॉर्ब होती है, बिल्डिंग ले लो, हीट एब्जॉर्ब होती है। इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, ये कोई आइलैंड नहीं है, आप जनरली कंफ्यूज हो जाए शायद ये आइलैंड की बात करें, नहीं, ये कर रहा है जो भी नेचुरल लैंड कवर जो होता है, लैंड के ऊपर फॉरेस्ट हो, लैंड के ऊपर ट्रीज हो, वेजिटेशन हो, उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे? बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। फिर जब सनलाइट पड़ती है, रोड उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सन की, बिल्डिंग हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी और कोई सरफेस हमने बना ली, इसी को हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। इससे क्या होता है, दिस इफेक्ट इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनिंग, डेफिनेटली जब गर्मी बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, आप घर में एयर कंडीशनिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करते हो। जब हीट आइलैंड्स बढ़ जाते हैं, एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एयर पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं और हीट रिलेटेड इलनेस और मोर्टिलिटी डेथ भी होती हैं। इसका एक लार्ज इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट परमाफ्रोस्ट, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट परमाफ्रोस्ट क्या होता है, ये हमें समझना है। Areas with ground temperatures that remain below 0 डिग्री सेल्सियस for more than 2 years are called as permafrosts। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परमाफ्रोस्ट, नीचे लिखा होगा। ये ऐसे एरियाज होते हैं, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है, 0 डिग्री से भी लेस होता है, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर होता है, ठंड ज़्यादा होती है। और वो एरियाज जहाँ पर आपको क्या देखने को, जहाँ पर टेम्परेचर आपको, ठीक है, ग्राउंड टेम्परेचर, ग्राउंड का टेम्परेचर जो आपको क्या देखने को मिलेगा, बिलो 0 डिग्री से कम देखने को मिलेगा, 1 साल 2 सालों से ज़्यादा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। दीज आर फाउंड इन माउंटेन, जनरली आपको पता है ये एरियाज, ये ग्राउंड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको जनरली माउंटेन एरियाज में देखने को मिलेगा। और हाई आल्टीट्यूड टुंड्राज की हम बात करेंगे, टाइगर की बात करेंगे, पोल रीजन जो होते हैं, नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल है, उन रीजन में हमें परमाफ्रोस्ट देखने को मिलेगा। और वहाँ पर परमानेंट परमाफ्रोस्ट, आपको पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, डाउन टेम्परेचर नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट समझिए। ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टेड क्रॉपिंग, दूसरे नाम से इसको जाना जाता है। ये होता है, देखो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जनरली आप रिलेट करो क्रॉपिंग के साथ, उसके बाद आप यहाँ पर ग्रीन हाउस को रिलेट करो प्रोटेक्टेड, दैट मीन्स ऐसा होता है कि ये प्रोटेक्टेड क्रॉपिंग को रिलेट करता है। एक लिंक आप कर सकते हो टॉपिक्स को। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, it is protected of horticulture crops within under or sheltered by structures for providing modified growing conditions and protected from adverse weather, pests and diseases। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आपको पता है हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, आपके फ्रूट्स आते हैं, आपके वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है, आपको फ्लावर्स आ जाए जिसको फ्लोरिकल्चर, वो भी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, ठीक है। अंडर आर शेल्टर्ड बाय स्ट्रक्चर्स फॉर प्रोवाइडिंग मॉडिफाइड ग्रोइंग कंडीशंस, ऐसे स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट करते हैं, ऐसे शेल्टर्स हम क्रिएट करते हैं जो एक ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं जिन कंडीशंस में ये क्रॉप्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, सो दैट हम इन क्रॉप्स को किससे प्रोटेक्ट करते हैं, एडवर्स वेदर कंडीशन से, हाई टेम्परेचर से, हाई हीट से, या पेस्ट्स अगर आते हैं इन हॉर्टिकल्चर्स पे, यहाँ पर उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी डिजीज अगर आते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस
हॉर्टिकल्चर आपने देखा होगा, ग्रीन हाउस क्लास 10th में आपने पढ़ा होता है साइंस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर वो एक आपको एक डायग्राम दिखाता है, वहाँ पर ग्रीन हाउस लगा होता है, वो मिरर का एक वो बिल्डिंग बनी होती है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइट दिखाता है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा होता है, इसमें ये जो होता है एक, हाँ ऐसे फ्लावर एक होता है ऐसे ऐसे, फिर वो दिखाता है कि इस फ्लावर को कैसे हम जो है बनाते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ये आपका डायरेक्ट फैक्ट बनेगा। इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक तो फ्रूट्स मैंने पहले ही बोला आपको, ये हॉर्टिकल्चर में आता है, वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, किसके बाद? चाइना के बाद। राइस की बात करेंगे, राइस भी चाइना नंबर 1 है और उसके बाद इंडिया है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, राइस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 साल पहले इंडिया ने लीड किया था चाइना को, बट एट प्रेजेंट फिर से चाइना आगे आ रहा है रिलेटेड टू द राइस कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूट 28% ऑफ इंडिया जीडीपी, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप खुद देखो, अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करोगे तो ये एलोन, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एलोन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में, आपको पता है 28% जीडीपी में। जो भी आप हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उसका जितना भी होता है जीडीपी, लेकिन उसमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है हॉर्टिकल्चर को में ही। इसलिए ये एक एक चुन चुन के पॉइंट्स में लेकर आया हूँ, ये नहीं कि आप बोलोगे कि ऐसे आ गए ये पॉइंट तो पढ़ लेते हैं, नहीं, इसमें वो पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाएगा। हॉर्नबिल नेस्ट पर, क्योंकि ये सिविल सर्विस का एग्जाम है, यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप पर्टिकुलर एक बुक पढ़ के जाओगे डायरेक्ट आ जाएगा। डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा देते हैं, जानबूझकर बढ़ा देते हैं। यूपीएससी का पेपर देखोगे तो होश उड़ जाते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल, ये उसको फॉलो करते हैं, ये सेम प्रोसीजर को फॉलो, ये भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो इसलिए जहाँ जितने आप कवरेज कर सकते हो टॉपिक्स को, एक तो स्टैटिक बुक्स तो वैसे पढ़ते हो, करंट अफेयर में कवरेज चाहिए, प्री के रिलेटेड स्पेशली कवरेज चाहिए, बाकी मेंस में उतना ये नहीं होता है। मेंस में एक स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन किया गया है तो वो इशू नहीं है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें, सॉरी हॉर्नबिल फेस्टिवल को आप बोलो, या हम यहाँ पर टॉपिक एक्चुअली पढ़ते हैं हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम की बात करेंगे। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम इज ए कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव, यहाँ पर हम कंजर्वेशन करते हैं, कम्युनिटी का रोल रहता है, यहाँ पर हम कंजर्वेशन करते हैं, थ्रू विच लोकल ट्राइबल विलेजर्स प्रोटेक्ट नेस्ट ट्रीज ऑफ हॉर्नबिल्स इन फॉरेस्ट अराउंड द विलेज ऑन द फ्रिंज ऑफ द पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम आपको बोलना है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है या इनिशिएटिव किया है, जो लोकल ट्राइबल विलेजर जो होते हैं इनका, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हॉर्नबिल्स इन फॉरेस्ट्स में। फॉरेस्ट में जो भी हॉर्नबिल्स होते हैं उनके जो नेस्ट्स होते हैं, जिन नेस्ट्स में ये हॉर्नबिल्स रहते हैं उन नेस्ट्स का प्रोटेक्ट करना, मतलब जिन जगहों पर हॉर्नबिल्स रहते हैं उस जगह को प्रोटेक्ट करना, पर्टिकुलरली फोकस है नेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जनरली हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एक नेशनल एक टाइगर रिजर्व है, ये पाके टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश है। मैंने आपको नेशनल पार्क का लिस्ट दिया है अरुणाचल प्रदेश का, एक तो मैंने बोला था नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा मैंने बोला था मोलिंग नेशनल पार्क, अगर आपको याद होगा। और ये टाइगर रिजर्व की बात करें, पाके टाइगर रिजर्व, जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि इट इज लेड बाय हंटर टर्नर प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द नीशी ट्राइब, ठीक है। तो इट इज और इसको लीड कौन कर रहा है आपको बोलना है, जो प्रोटेक्टर्स होते हैं एक ट्राइब से जिसको बोला जाता है नीशे ट्राइब, और इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। जनरली अगर आपको जनरली दिमाग में आ जाएगा कि इसके रिलेटेड हॉर्नबिल के रिलेटेड प्रोग्राम था कोई, आपको बोला नेस्ट एडॉप्शन, नेस्ट को अडॉप्ट किया गया है, आप बोल सकते प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ तक ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। एक डाइवर्सिटी आपको चाहिए, डाइवर्सिटी प्री एग्जाम में डाइवर्सिटी चाहिए आपको करंट अफेयर के, ऐसे नहीं आप जाओगे एक बुकलेट पढ़ के गए तो वो आ जाएगा वहाँ पर, नहीं अब नहीं पूछा जाता है वैसे। और कितना फिर किन चीज़ों पे फोकस भी करना है ये पता चलना चाहिए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले रिलीज्ड बाय एयर क्वालिटी इन IQ ईयर ने, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है ये 2021 को छोड़ो, सिर्फ इतना अभी याद रखो, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, आपको बोलना IQ ईयर, और ये एक सीरीज ग्रुप है, ठीक है, सीरीज ग्रुप है दैट मेजर्स एयर क्वालिटी लेवल्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। और ये मेजर करता है कौन, ये सीरीज ग्रुप जो है एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है, एयर की क्वालिटी क्या है।
और किस पे बेस्ड पे आपको बोलना है पार्टिकुलेट मैटर एयर में कितना है। जो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर एक होता है 2.5, एक होता है 10, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकुलेट 2.5 के बेसिस पे हम रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से इसने क्या बोला इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, बांग्लादेश वाज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। बांग्लादेश जो है इसमें यह कंसिडर किया गया कि बांग्लादेश 2021 में क्या थी, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री थी। ठीक है, 2021 के हिसाब से बांग्लादेश मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री पूरे वर्ल्ड में। इससे पहले 18, 19, 20 की बात करेंगे, आल्सो बांग्लादेश वाज फाउंड टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी सेम चीज़ें फॉलो हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड 93 सिटीज रिपोर्टेड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल एट 10 टाइम्स द रिकमेंडेड लेवल। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाएगा 93 सिटीज में हमने देखा है कि जो PM 2.5 लेवल जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा रिकमेंडेड से। फॉर अगर रिकमेंडेड किया गया है कि आपके पास होना चाहिए 5 एक बेस लेवल है, 5 होना चाहिए, लेकिन अगर इसको 10, तो बहुत सारी कंट्रीज में हमें क्या देखने 50 लेवल देखने को मिलता है। जैसे कि आपका ऐसे आप समझो आपका BP होना चाहिए फॉर एग्जांपल, या वाटर की, हाँ आपका BP होना चाहिए सपोज 120, ठीक है 120, लेकिन आपका BP हो गया 500, तो 550 मतलब 500 या 5000, आप खुद अंदाजा लगाओ कि ये कितना हो गया। लेवल क्या होनी चाहिए और कितनी लेवल आपको देखने को, तो मोर देन 93 सिटीज वर्ल्ड में जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी ज़्यादा लेवल उनको देखने को मिलता है, एक प्री डिटरमाइंड लेवल से जो लेवल होनी चाहिए थी। एमंग द सिटीज की अगर बात करें, ढाका वाज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर दिल्ली। ढाका जो थी वो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड दिल्ली के बाद, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्री की मैं अगर मैं बात करूंगा, कंट्री लेवल पे बांग्लादेश को ही आप बोलोगे पोल्यूटेड कंट्री, लेकिन फिर कंट्रीज में सिटी भी निकाले जाते हैं, लेकिन सिटी में दिल्ली की बात आप करोगे सबसे पहले, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दिल्ली है, और उसके बाद ढाका बांग्लादेश में ही है, लेकिन सिटी के हिसाब से दिल्ली पहले और कंट्री के हिसाब से बांग्लादेश पहले, मोटा मोटा आप ये आप याद रखोगे। और दूसरा आप ये भी आप याद रखो, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज करता है एक स्विस ग्रुप है जो कि किस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे करता है, पार्टिकुलेट मैटर के बेसिस पे, दैट्स इट, बस ये आपका यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा AR, ठीक है, AR रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिक्स्थ, इससे पहले था फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, लेकिन अब क्या है, अब सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ये रिपोर्ट को कौन क्या होता है, आपको बोलना ये रिपोर्ट होता है IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये किसका रिपोर्ट होता है, आपको बोलना है जो AR रिपोर्ट जो होता है, असेसमेंट रिपोर्ट जो होता है, ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट होता है। ये पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। दिस सेकंड पार्ट, लेकिन ये इस बार रिलीज हो गया सेकंड पार्ट, इसका पहला पार्ट सेकंड पार्ट मतलब एट प्रेजेंट चल रहा है सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। दिस सेकंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, रिस्क्स, वल्नरेबिलिटीज एंड एडॉप्शन ऑप्शंस। इस सेकंड पार्ट जो रिपोर्ट का है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, क्या क्या रिस्क्स हैं और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द सिक्स्थ इन द सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इंटेंडेड टू असेस साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज। जनरली ये हमें बताता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। कौन, ये असेसमेंट रिपोर्ट। This report evaluates physical science of climate change, looking at the past, present and future climate change. ये देखेगा 1800s में कितना climate change था, 1900s में कितना climate change है, ठीक है, और उसके बाद अभी 2000 सेंचुरी चल रही है, 2050 का ये बोलेगा आगे क्या होने वाला है क्लाइमेट चेंज। उस हिसाब से फिर बोला जाता है कंट्रीज को कि आप कौन कौन से स्टेप्स ले लोगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में हम एक जो है ग्लोबल टेम्परेचर एक लेवल तक लेकर रखेंगे। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगा, कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पोल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तक ये बात समझ आ गई, हाँ सर हमें क्लियर हो गया है, बस इतना ही आप इसमें जो है याद रखोगे, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है, इट रिवील्स हाउ ह्यूमन कॉज्ड इमिशंस आर ऑल्टरिंग आवर प्लेनेट एंड व्हाट
दैट मीन्स फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर। तो दैट मीन्स आपको पता है कि ह्यूमंस की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, और हमें यहाँ पर एक कलेक्टिव फ्यूचर की यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या होने वाला है आगे, किस तरीके से कंट्रीज कलेक्टिवली, आप ये भी बोल सकते हो कि इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में कर सकते हैं या हीट को कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ तक आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो फार 5 रिपोर्ट्स हैव बीन रिलीज्ड। अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, जो भी असेसमेंट रिपोर्ट होता है एज पर द असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसी से, हाउ मेनी रिपोर्ट्स हैज बीन रिलीज्ड सो फार, आपको बोलना 5 रिपोर्ट्स को पब्लिश किया गया है 1990s, 95 में, 2001 में, 2007 में और 2015 में। द लेटेस्ट रिपोर्ट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम मेड असेसमेंट ऑफ द रीजनल एंड सेक्टोरल इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। देखो, इन जनरल तो बताता है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन, जो असेसमेंट रिपोर्ट होता है, लेकिन पहली बार यहाँ पर रीजन के बेसिस पे और सेक्टर के बेसिस पे, किस सेक्टर के थ्रू क्लाइमेट चेंज ज़्यादा देखने को मिलता है और किस रीजन के में हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का रीजन के हिसाब से भी और सेक्टर के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ऐड किया क्योंकि फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा। अभी रिसेंट जो आईपीसीसी का रिपोर्ट है, इसमें कौन सी चीज़ नई ऐड हो गई है, आपको बोलना है इसमें रीजनल बेसिस और सेक्टोरल इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज का, इसको हमें देखने को मिल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम आईपीसीसी रिपोर्ट हैज लुक्ड एट द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और ये भी पहली बार मेंशन किया है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हेल्थ इम्पैक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हेल्थ पे क्या क्या असरात हमें देखने को मिल रहा है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है C40 सिटीज नेटवर्क। C40 सिटीज नेटवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज, आप बोल सकते हो क्योंकि न्यूज में आया तो आप इसको बोल सकते हो। फाउंडेड इन 2005, इसकी फॉर्मेशन हुई है 2005 में। सिटीज 40 सिटीज 40 C40 cities climate leadership group is an allocation of 97 cities। ये एक्चुअली 97 cities फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड के वर्ल्ड C40 जिसको जनरल नाम दिया जाता है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क होता है मेयर्स एम्ड एट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस दस मिटिगेटिंग क्लाइमेट रिस्क। C40 सिटीज नेटवर्क जो है, आपको बोलना है ये एक्चुअली क्या होता है, ये एसोसिएशन है 97 सिटीज पूरे वर्ल्ड में जिनको हमने C40 के नाम से जाना जाता है। और इनका काम क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे फाइट करना है, सो दैट हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है और हम क्लाइमेट को रोकना है, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है। यहाँ तक समझ आ गई, बात क्लियर हो रही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस असेंबली 2012 की बात कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है। और ये बॉडी जो है इसको गवर्न कौन करता है, आपको बोला UNEP। ठीक है, इट मीट्स बाइनली 2 सालों में एक बार मिलना ही पड़ता है इसको। बाइनली का मतलब 2 साल में एक बार मिलना। टू सेट प्रायोरिटीज फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, ये क्या करते हैं, ये प्रायोरिटीज रखते हैं जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज होती है एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को डेवलप किया जाता है, ये इसका काम होता है, पता होना चाहिए काम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, सबसे पहला डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, सारा खेल जो एनवायरमेंट का होता है, जो भी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो स्टार्ट होता है 1972 से। इसका मैं आपका बैकग्राउंड भी बोलूँगा और बोलूँगा भी अभी से 1972 से अभी तक हुआ क्या, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया है, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब आया है, ठीक है, कॉप, ये सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये एक्चुअली आपको पढ़ना पड़ता है। बट अभी आप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसको इस्टेब्लिश हुआ 1972। किसका आउटकम है, आपको बोलना है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, जिसको आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1972 किस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, आपको बोलना है ये आउटकम था। किसका आउटकम फाइनली लिख रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हमने की थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और उसी में बताया गया कि हमें यूएनईपी की जरूरत है, हमें यूएनईपी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, नैरोबी कीनिया में आपको देखने को मिलेगा। इट वर्क्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन 230 एजेंडा, और ये क्या करता है, ये काम करता है जो यूनाइटेड नेशन का 230 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आपको पता है 2015 में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कब तक ये एजेंडा हमें कंप्लीट करना है, 2030 तक हमें कंप्लीट करना है।
2015 से पहले क्या था, आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको सीधे पता है, तो ये भी इस पे काम करता है। ठीक है, इट सेट्स ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो एजेंडाज होते हैं ग्लोबल लेवल पे उनको सेट करना। प्रमोट द कोरेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्विस एज एन अथॉरिटी टू एडवोकेट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। मतलब वही कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो एजेंडाज होते हैं उनको प्रमोट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूएनईपी देखता है। तो आपको क्या याद रखना है, ज़्यादातर आपको बोलना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट 1972 में किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और इसी कॉन्फ्रेंस को हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी कीनिया में। बस इतना आपको याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कार्बोफ्यूरॉन। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोफ्यूरॉन। मैंने आपको पहले बोला बायोफिल्म्स हो, बायो कार्बन है, या बायो के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं न्यूज़ में वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से कार्बन के रिलेटेड जो भी होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछा जाएगा कार्बोफ्यूरॉन क्या है, आपको बोला सीधे ये एक पेस्टिसाइड है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या कैटेगरी है। दैट इज वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड्स का काम ही है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, एंड नेमेटोड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर होते हैं। इट्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्बोफ्यूरॉन जो एक पेस्टिसाइड का रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में भी और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड हैज़ बीन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, और इस कार्बोफ्यूरॉन से क्या होता है, एनवायरमेंटल जो होता है पोल्यूशन होता है और ह्यूमन हेल्थ में भी इश्यूज होते हैं। करेवा की बात करेंगे, करेवा डिपॉजिट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये जनरली हमें फेमस ज़्यादातर देखने को मिलता है कश्मीर वैली रीजन में। ये करेवाज होते क्या है, ये लेक डिपॉजिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ल्यूकस्ट्राइन लेक्स। ठीक है, लेक से कुछ डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ऐसे से ये बन जाते हैं, ऐसे से ये बन जाते हैं, ये डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोला जाता है करेवास। ठीक है, ऑफ ग्लेशियल क्ले, ये क्ले होता है जिसको बोलते हैं ग्लेशियल क्ले, एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरियंस, और बाकी मटेरियल्स होते हैं और इनको मोरियंस बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया है ना, इनको एक्चुअली इन डंप्स को हम मोरियंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये और कवरेज हम देखने को मिलेगा। स्लॉथ बियर करेंगे बात, हम मकाक्यू की बात करेंगे, ये क्या होता है। हम आगे बात करेंगे चार चिनार जो न्यूज़ में था एक्चुअली कीन बेतवा प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, कुकी ट्राइब ऑलरेडी मैंने बोला है आपको। नेशनल अडॉप्टेशन फंड की बात करेंगे, अडॉप्टेशन फंड क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली की बात करेंगे। फायर रेडी फार्मूला क्या होती है, रिसेंटली सीन द न्यूज़। ठीक है, वेटलैंड्स के रिलेटेड जनरली जाना है हमें। ब्लू बॉब होता क्या, ये सारे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्पीशीज़ मतलब जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। 4-5 लेक्चर्स में फिनिश और हो जाएगा, आपका एक कवरेज देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।